यहाँ के एमपी नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आज कैथल में हूँ। कैथल विधानसभा है और लोकसभा पड़ती है कुरुक्षेत्र। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के से संबंधित लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके का माहौल है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है सर के ऊपर और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट भी मैदान में है। और आपकी पार्टी किस तरीके से सोचती है और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताएंगे। पहले नाम बताइए अपना। मैं जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी दलवीर भान, जिला कैथल। जो बात कह रहे हैं आप, देखो आज जनता हर तरह से परेशान है और जो आज युवा वर्ग तो इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। आज किसान आंदोलन को देख ले, मतलब यानी कि जनता बहुत परेशान है। 5 साल का जो कार्यकाल रहा है आपके यहाँ पे, सैनी साहब रहे हैं सांसद, तो उनके उसको बताएं कि किस तरीके से वो ठीक था। जो यहाँ के एमपी थे सैनी साहब, उनका कहीं भी कोई ऐसा योगदान नहीं रहा जनता के अंदर, कोई किसी भी प्रकार का कोई सहयोग या कोई ग्रांट या कोई ऐसी चीज़, यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा ना अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो अब की बार जो चाहे गठबंधन की बात है, क्योंकि और हमारा बहुजन समाज पार्टी का अपना संगठन है और हमारा बूथ सत्र पर पूरी जोरों से तैयारी है और बहुत जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आ जाएगा। क्या उम्मीद लगाएं कि प्रत्याशी उतारेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ भी जाएंगे? नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा प्रत्याशी बहुत जल्दी मैदान में पार्टी की तरफ से क्या गाइडलाइन है? पार्टी की तरफ से यही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अब की बार या जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट है बिल्कुल आराम से निकलेगी, क्योंकि कांग्रेस तो आपने देख ही लिया, गठबंधन करके बौखला चुकी है कि अब की बार कांग्रेस ने भी अपने आप को हल्का महसूस ले रही है वही, क्योंकि उन्होंने जरूरत पड़ गई है गठबंधन की। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर दिक्कतें किस तरीके की हैं? क्योंकि भाजपा के जो इतनी बड़ी पार्टी है और मोदी हर जगह है, तो आप पार कैसे पाएंगे? आपके कैंडिडेट किस तरीके से दिक्कत तो यहाँ पे हर एक चीज़ की दिक्कत है। जैसे शिक्षा की दिक्कत है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं छोड़ी इन लोगों ने। सभी कुछ यहाँ पे जो भी बीजेपी ने किया हमारे लिए कुछ नहीं किया, गरीब समाज के तबके के लिए। तो अब ये दावे तो बहुत कर रहे हैं, जो सब झूठे दावे हैं, ये सब झूठे दावे हैं। हम अपनी उससे उनके साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के इलेक्शन को फाइट करेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो यहाँ इंडिया गठबंधन से क्या दिक्कत है कि वहाँ पे पार्टी में बात नहीं होती कि एक साथ मजबूती के साथ लड़ा जा सकता है? वो हमारी बहन जी नेताजी का निर्णय होगा, जो उनके आदेश के अनुसार हम चलेंगे यहाँ से। आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या देखते हैं? नायब सैनिक का जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस है? जीरो बैलेंस। जीरो क्यों लगा? जीरो मैंने इसलिए जीरो लगाया क्योंकि किसान भाई जबरदस्त आक्रोश में बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कि मजदूर भाई है उनके आज बेरोजगार साथी सड़कों पर घूम रहे हैं। बेरोजगारी इतनी जबरदस्त बढ़ गई है। लेकिन बीजेपी में बताऊं ना आपने, बीजेपी घमंड में कैसे है? घमंड में यानी कि अपना आप में भाई जो कुछ है तो ये उनके पास ना जाने क्या चीज ईवीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। घमंड है, ये जनता तोड़ के रहेगी अब की बार। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं आपने बताऊं ईवीएम कैसे? फिर ईवीएम उनके पास है तो कैसे?
जैसे मैं आपने बताऊं ना, सीधा सीधा सुधारण, एक मोबाइल ले रहे हो आप, जब एक मोबाइल के साथ और वो बैठे हैं ना चंद्रयान भेज रहा भी, चंद्रयान कितने ऊंचे जा रहा है, कितने नीचे आ रहा है, कहाँ छोड़ना, कितनी स्पीड है। अरे मोबाइल ईवीएम उनके लिए क्या चीज है? फिर हैंकर ले रहे हैं वो लोग। हमारे लोग ईमानदारी और सच्चाई के साथ, एकदम ईमानदारी और सच्चाई की जीत होगी। मैं आपने ये भी बता दूं, इस टाइम तो बोलते हैं ना कि मैं देखता हूं कई बार टीवी दे, अब बहुजन समाज पार्टी ऑक्सीजन में चली गई, बहुजन समाज पार्टी, अरे बहुजन समाज पार्टी 6.5 करोड़ वोट ले रही है, 10 MP ले रही है, 30 के करीब लगभग MLA ले रही है, 4 राज्यसभा ले। किस चीज में कमजोर है? हमारे कार्यकर्ता दिन में काम करें, रात में मिशन और मोमेंट की बात करें, वो किसी के सामने दबने झुकने। आपने मेरे साथी एक बात और ध्यान से सुन ले, आज कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जनाधार पूरे देश के अंदर खत्म हो गया। मान्यवर कांशीराम साहब यह कह करता, सबसे पहले हमें कांग्रेस को खत्म करना है, सबसे पहले हमें कांग्रेस को। आज कांग्रेस पार्टी 0 नंबर पे है, अब बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पे। तो आने वाले समय में देखिए बीजेपी के कौन से नंबर पे मानते हो? बीजेपी तो 3रा नंबर पे खड़े। आप ये जो लगाओ ना, 2009 का आंकड़ा काट के देख लो आप, 2009 में बहुजन समाज पार्टी गुरदाल सिंह सैनी तो ले रहा 2 लाख वोट, और वो अपने बीजेपी का ले रहा 16,500 वोट। और विधानसभा में कलैथ में कलैथ विधानसभा में जो आज वो कमलेश डांडा क्या कहना है, वो मंत्री बनी फिर है ना, उसका घरवाला खड़ा था, सिर्फ गांव में था 400 वोट, हल्का में 300 वोट। बहुजन समाज पार्टी ले रही 18,000 वोट। लेकिन हम मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। मैं आपने बताऊं, जैसे कितने बंसीलाल खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म होगी, चौटाला खत्म हो गया, अरे बीएसपी तो हमारा बीएसपी का कार्यकर्ता एक चट्टान की तरह मजबूत खड़ा है दोस्त। विधायक और सांसद नहीं बना? अरे अभी बनाएंगे। आप ये देखो ना, मीडिया के साथी क्या देखें, किसको देखते हैं? वोट बैंक। आप हरियाणा की बात करो ना। मैं हरियाणा मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ ना, किसको देखते हैं लोग? आप लोग किसको देखें और किसको दे? चुनाव आयोग किसको देखा है? वोट बैंक को देखता है। हमारा वोट बैंक 1% भी कमजोर नहीं हुआ ना, हमारे कार्यकर्ता कमजोर। जो आज देख रहे हैं ना, हर पार्टी का वोट बैंक खिसक चुका है। तो आज बहुजन समाज पार्टी का वोट वहीं की वहीं चट्टान की तरह अब की बार तो बढ़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना फैल गया, बेरोजगारी इतनी फैल गई। तो आप देखो नौजवान 7 डिग्री लिए घूम रहे हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि ईवीएम उनके हाथ में, तो कैसे जीतेंगे? लेकिन हमने पता कि लठाने पड़ेंगे, लठावांगे, डांडे ठावांगे, ईवीएम के टोरे मारांगे। अच्छा। हाँ, जब वहां से विरोध होगा ना, जब सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगा हमारी, कम से कम किसका है ना। अगर गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो हमारी सुनेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी, फिर तो भाई और क्या कराएंगे? आपने बेरा फिर क्या करा? गरीब आदमी या तो मरेगा या मार लेगा, लेकिन एक दिन जीत 100% इनकी होगी। और एक और बताऊं, जो अभी चल रही है ना यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, बीजेपी के कितने सांसद है? कम से कम अनंत कुमार हेगड़े, साक्षी महाराज, सुब्रमण्य स्वामी, मोहन बाग, इसका नरेंद्र मोदी का सचिव क्या कि संविधान को पलट देंगे। इस लोकतंत्र को बचाना है बहुजन समाज पार्टी। अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से जिंदा है जनाब। मैं आपने ये भी बताऊं, क्योंकि जो आज किसी के ऊपर जुल्म जास्ती होगी, परदेशी संविधान के माध्यम से वो धाराएं लगे जो नहीं लग सकती, लेकिन आज कानून व्यवस्था एकदम से चौपट करने के लिए जा रहे हैं, संविधान को खत्म करने के लिए। मेरी आप लोगों से, सभी से, मीडिया के साथी जो आप लोग आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत लाख बधाई देता हूं आपको। कम से कम हमारी बात जाएगी। हमारे देश के अंदर जो समाज के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के बचाने के लिए कार्य करेंगे। अगर संविधान चला गया ना, इस देश के अंदर गरीब का कोई सुनने वाली। आपने कहा कि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि बीएसपी का अपना एक वोट बैंक है। हाँ। लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे कर पाओगे कि आप उसमें सांसद या विधानसभा के आगे चुनाव आएंगे तो कैंडिडेट वहां जीत क्यों नहीं पाते? कहाँ दिक्कत रह जाती है? कई बारी मीटिंग मैं मान गया आपकी बात सारी है, लेकिन कई बारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है हमारे पास। जैसे कि ना मान्यवर कांशीराम साहब का करता, हमारे पास ना मनी है, ना मीडिया, ना माफिया है, लेकिन ये लोग माफिया बन के ना उन बुत्थों को लूटते हैं लोग, इसीलिए हमारा कैंडिडेट कमजोर रह जाता है। लेकिन उनको नहीं ना, उनका मनोबल टूटता, हमारे अंदर मनोबल जबरदस्त है। और एक दिन हम बाबा साहब के इनवाइयाँ, गुरु रविदास के इनवाइयाँ, मान्यवर कांशीराम के इनवाइयाँ, इस देश के अंदर अगर राज आएगा तो बहुजन समाज पार्टी आज क्या बोल रहे हैं, SC ST OBC, आज बोल रहे हैं ना ST ST OBC ओमिनी का सारा रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। वो जो जिन लोग रिजर्वेशन का फायदा लिए बैठे ना, लेकिन उन्होंने भी देखा भी तड़कन तो MLA MP तेरे कोई बनना, लेकिन वो संविधान बचाने की बात करेगा। आज जो यात्रा निकल रही है ना हमारी, जबरदस्त, इसके अंदर परिवर्तन होगा। हमारे MLA, आप क्या कह रहे हो,
MLA क्यों नहीं? जैसे कि करनाल से हमारा 5-4 वोटों से आ रहा, जैसे अम्बाड़ा का ऐसे है, गुड़गांव से ऐसे है, कसर रहेगी ना थोड़ा। लेकिन कहीं आप ये देखो ना, हम तो बेरोजगार लोग, हाँ, और फिर भी इतनी बड़ी चौटाला साहब कहाँ बैठे हैं आज, बंसीलाल जी कहाँ बैठे हैं? उनसे गठबंधन हो गया था आप लोगों, फिर टूट वोट गया। आपकी पता क्या है, वो कई बड़ी परिस्थिति हमें उन लोगों के अंदर बेईमान न रहे। हमारे लोग है ईमानदार, लेकिन हम ईमानदारी के साथ तो धोखा हुए है जनाब। अगर हमारे लोग भी बेईमान बन जाएंगे ना, उस दिन वो लोग तो अपना पे ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हमें ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़े। बहुजन समाज पार्टी, मैंने 1996 मान्यवर कांसीराम साहब से ये कहा था, मिले थे आप उनसे? मैं जनाब ऐसे जैसे आप खड़े हो, बहन जी के भी ऐसे नज़दीक बैठा हूँ मैं, सोनीपत में बैठा, दिल्ली के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, उसके अंदर बहन जी जब हरियाणा की मीटिंग लेती थी, मैं तो वहीं टूटी सी कुर्सी बैठती बहन जी, हम तो उसके पास बैठते, मान्यवर कांसीराम के पास। मान्यवर कांसीराम साहब क्या कह करता भाई, जैसे कि चुनाव आता है, ये पार्टियाँ चुनाव घोषणा पत्र लेकर आती हैं। मैंने कहा जनाब कांग्रेस पार्टियाँ अब की बार वोट दे दो, मैं गरीबी दूर कर दूंगी, गरीबी दूर। बीजेपी का तो नाम ही नहीं था 1996 के अंदर, तो गरीबी दूर कर दोगे। चौटाला साहब कहेगा भाई किसानों बिजली पानी भरी, लेकिन फिर कहेगा बिजली पानी भाई मैं कहूँ बिल भरो, लेकिन किसानों के डंडे लाग गए। जनाब आप भी कम से कम चुनाव के अंदर घोषणा पत्र तैयार गया, पता मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। अरे बेटा नुका मैं मेरे पास नुका सच्चाई नहीं सबड़ी जोश कहाँ से लाऊं? नुका संविधान के अंदर इतने हक और अधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, अगर सही मायने में संविधान लागू कर देना, कोई भी गरीब नहीं रहेगा इस देश के अंदर, सभी को मान सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मान्यवर आज संविधान दूसरे के लोगों के हाथ में खेल रहा है, बेईमान लोगों के हाथ में, उधर ईमानदार लोगों के हाथ में आएगा ना। आज तक बीएसपी ने कोई घोषणा पत्र किया नहीं किया ना, लेकिन घोषणा पत्र क्यों नहीं करते? क्योंकि घोषणा पत्र हमारा संविधान है। जैसे कि अब पार्टी आएगी कह देगी एक पार्टी ने तो ले लिया खामखा पार्टी, मैं हम खामखा बोलते हैं उसको, एक खामखा पार्टी, एक टोपी वाली है, झाड़ू वाली पार्टी को खामखा बोलते हैं। अच्छा, जिसके अरविंद केजरीवाल की? हाँ, खामखा बोलते हैं उसको। अच्छा, खामखा नहीं है और क्या, उसका कोई झंडादार नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई दो जगह तो सरकार है, महापुरुष सदियों से लेकर महापुरुषों। वो तो पंजाब में सरकार चला रही दिल्ली। एक मिनट जनाब, झूठ बोल के मैंने कह झूठ बोल के बिजली पानी भरी देंगे। मैंने मान्यवर कांसीराम से ये कहा था, हूँ तो हमारा नारा बहुत बड़ा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन मैं अभी क्या बताया आपसे, मान्यवर कांसीराम ने कहा बेटे झूठ नहीं बोलूंगा, भले 20 साल पार्टी आने में लग जाए, लेकिन चुनाव अगर बहन जी बोलती ना, हमारा 2009 में कितना वोट बैंक था, कितना जबरदस्त था, आपने देखा होगा। लेकिन अगर बहन जी उस टाइम के अंदर चुनाव घोषणा कोई पत्र लेकर आंदी ना, अभी हम भी कहती भाई किसानों को बिजली फ्री देंगे, लोगों को फ्री कम बोलती हैं आजकल वैसे। बहन जी बोल नहीं रही ना, नाम बोल क्यों नहीं रही, पूरी बोल रही है बहन जी तो, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही है। हमारी सोशल मीडिया में बहन जी पूरी एक्टिव है। अच्छा, हाँ, एक मैन मीडिया नहीं दिखाती। मैन मीडिया जो बोधी मीडिया कहाँ दिखा रही है जन? अच्छा, बोधी मीडिया नहीं दिखा रही है बहन जी को। अच्छा, लेकिन जो ईमानदार लोग है ना मीडिया के, वही बहन जी को दिखा रहे हैं, बोधी मीडिया बहन जी को नहीं दिखा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी बात करते हैं। मेरी विनती आपसे रिक्वेस्ट है भी, ये सारी की सारी बात यूं दिखाएंगे। युवा हैं आप और पार्टी से भी जुड़े हैं, क्यों, क्या विचारधारा, आपको क्या लगा कि दूसरी पार्टियों में नहीं यहाँ पर है? सर जैसे हमारी बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की नेता है, तो हम उनके विचारों पर चलते हैं। आज लोग उन्होंने जितनी भी अपनी राजनीति की है वो सच्चाई पे की है, और वो सर्व समाज को लेकर साथ में चलती है। उन्होंने नारा दिया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो हमने देखा भाई हाँ भाई सर्वजन हमारे हित की बात होती है, क्योंकि बहन जी के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर था, बहुत सी मतलब जो अफसरशाही थी, वो कानून व्यवस्था थी, उन चीज़ों को देख के हमने जो मतलब स्टडी किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो हमने देखा भाई हाँ ये हमारे लिए मतलब हमारे हित अधिकारों के लिए बात करती है हमारी बहन जी, इसलिए हम उनके साथ आज कंधे से कंधा लगा के चले गए। आपको क्या कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? बहुजन समाज पार्टी अच्छी लगती है हमें तो। अच्छा, हाँ, तो क्यों लगती है? हमारी पार्टी है जो मजदूर किसान की पार्टी है। और दूसरे काम नहीं करते? कांग्रेस है, बीजेपी है, कुछ नहीं करते। वो जो मतलब की सरकार है, बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं था, पहले भी नहीं था, वो लाए उठाएगा अम्बाड़ा से कैंडिडेट MP, अब भी कैंडिडेट नहीं था, एडी का दिखा कर जिंदल को लिया है। इनके पास तो कैंडिडेट है ही नहीं। जिंदल तो आया नहीं है ना अभी तो नहीं है। अच्छा अब ना एडी का दिखा रहा है ना रिपोर्ट, तो एडी लगा दिया उसके पीछे। ईडी से क्या होता है फिर? कैसे डरते हैं? डरते हैं। अच्छा, चाहे तो भाई बीजेपी ज्वाइन कर ले या फिर एडी का छापा मार लो। अच्छा, बस ये दोनों में। तो यहाँ पे किसका मुकाबला देख रहे हो आप? कुरुक्षेत्र से हमारे मुकाबला में किसी का, हम तो BSP जीतेगी यहाँ से। तो चलो दूसरे तीसरे में तो होगा मुकाबला। कोई नहीं तो दूसरे नंबर पे तो आएगा ना कोई ना कोई। तीसरे पे कौन आएगा भाई? इनमें तो कौन से आ जाओ, माने तो कोई ठेका नहीं। दूसरे पे कौन आएगा?
हमने बताएंगे, वो तो पब्लिक बताएगी। पब्लिक बताएगी, हम क्या बताएंगे। आप भी तो बता दो। ना ना ना, हम तो जीत रहे हैं। आपका तो एक नंबर पे तो आपने बता दिया आपकी पार्टी, दूसरे पे कौन आएगा? किसान मजदूर SC BC सब BSP के साथ हैं। बीएसपी के साथ। हाँ। दूसरे नंबर पे कौन है वो नहीं बता रहे। नहीं, हम वो तो पब्लिक बताएगी, हम तो अपने नंबर पे एक बार बता रहे, वो तो पब्लिक बताएगी। आप भी बात करोगे आज? जनाब जैसे कि अब अच्छा किसान ये बताओ, चलो ये तो बहुत सारी ठीक, बात ठीक, होगी। ठीक, आप ठीक। काशीराम जी से मिले तो उनके को लेके कोई और बात याद हो आपको, कोई चीजें आपको हमेशा याद रखते हो चीजों? कांसीराम एक ही बात कहा करता था, बार 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 बार। कैसे भी आए थे आप इधर? जनाब जब वहाँ सेक्रेटरेट बन रहा ना, हाँ। वहाँ मान्यवर कांसीराम का हेलीकॉप्टर उतरा और मान्य कांसीराम का हेलीकॉप्टर ऊपर झंडा तले डंडा, सब कांसीराम कह तो ऊपर झंडा होना चाहिए, तले डंडा होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी उस टाइम मान्यवर कांसी, लेकिन सिक्योरिटी हम बन के खड़े हुए थे वहाँ जहाँ सेक्रेटरेट बन रहा अब। जब बैठे वहाँ मान्यवर कांसीराम कैथल के अंदर आया, एक बारी आया अनाज मंडी के अंदर आया, 2 बार कैथल के अंदर आया मान्यवर कांसीराम जी आए। कांसीराम ने जो सदियों से लेकर आज तक महापुरुषों की मिशन और मोमेंट की बात करी है ना, लेकिन उसको बार बार कह कर दे हमें तो समाज को एकत्र करके, जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए को, तो हमने तो समाज के लोगों को जो सोए हुए लोग पड़े हैं तो उनको जगाना है। सब कांसीराम बार एक भी लोगों ने भी नारा दिया जैसे कि कांसीराम तेरी नेक कमाई नारा दिया, सब कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जमाई। मेरे पहले लोग क्या किया करते थे, भाई पर्ची डालने गए हम तो फलाने की पर्ची गेड़ दी है, लेकिन आज वोट का अधिकार हर आम आदमी को मिला है तो मान्यवर कांसीराम की बदौलत से मिला है। तो आज मान्यवर कांसीराम की बदौलत से कि ना, बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे कि कहते हैं भाई आज नरेंद्र मोदी क्या कह रहा, मैंने किसानों को भारत रत्न दे दिया, फलाना को भारत रत्न दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, लेकिन उस टाइम के अंदर कहते राजनीति बात ना करो। हमारे अंदर राजनीति बात की चेतना जागी तो 2 पार्लियामेंट थे, 2 पार्लियामेंट के होते हुए भी मान्यवर कांसीराम ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिलवाया, और नहीं कोई किसी को आज पार्टी को किसी को भारत रत्न नहीं दिया। आज वो मीडिया के साथी कुछ साथी बोल रहे हैं, मैं वो देखता हूँ ABP न्यूज़ पे संदीप चौधरी को, तो बोलता है साहब कांसीराम को भी मायावती बार बार उठा रही है भारत रत्न, क्योंकि उसने तो इतनी बड़ी कमाई करी है ना, इतने बड़े समाज के लोगों को जगाया ना मान्यवर कांसीराम ने, तो लेकिन उसको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। हमें ये कम साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, और आप लोग यहाँ आए बिल्कुल दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन और भी कोई किस्सा याद है आप उससे पर्सनली कोई बात करी हो या मीटिंग में कोई इस तरीके? भाई पर्सनली तो मैंने एक ही बात की थी जनाब उससे, भाई हर पार्टियां चुनाव में, जैसे कांग्रेस है, BJP का नाम ही नहीं था जब तो हरियाणा में पूरा देश के अंदर, भाई कांग्रेस का ही बोलबाला था। मैंने बार बार कहा अभी क्षेत्रीय पार्टी है वो चुनाव के अंदर घोषणा पत्र लेके आती है, लेकिन मान्यवर आना चाहिए, अभी हमने भी घोषणा पत्र लेके आना चाहिए। मैंने सोनीपत के अंदर किया, मान्यवर कांसीराम जी आए, तो मैंने दिल्ली के अंदर तो हम जब भी मीटिंग ले जब भी कहता था, वो काफी सारे साथी बैठे होंगे, वो बोलते भाई अरे ओम प्रकाश ने हिम्मत करी साहब कांसीराम को कहती है, क्योंकि बहुत सारे साथियों बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो यहाँ से लोकसभा का कैंडिडेट कौन कौन है आपकी लाइन में? लेन में तो न्यू निबेरा जी कितने हैं, ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, राजपूत है, जाट समाज के लोग हैं। क्योंकि आज सारी जाति बहुजन समाज पार्टी को चाहने लगी है, क्योंकि जो नारा दिया ना बहन जी ने, और जो इनका संघर्ष देख रही है ना कार्यकर्ताओं का, जो 40 साल से, आज 40 साल के करीब होगी पार्टी बनी ने, 40 साल से ये किसी भी प्रकार के टस थे मस नहीं हो रहे, लेकिन अपनी पार्टी के प्रति चट्टान की तरह मजबूत खड़े हैं। तो कब तक उम्मीद है कि सर आपकी जो है पार्टी? मैं अभी 2024 मारा नहीं, अब कैंडिडेट कब तक उतार दोगे? कैंडिडेट तो बहन जी को उतारना है ना, कब तक? कुछ मीटिंग हुई है आप लोगों? तभी यात्रा निकल रही है ना हमारी, उसके बाद फिर मान्यवर कांसीराम का वो 15 अभी अप्रैल आ गई ना, 15 अप्रैल को मान्यवर कांसीराम का जन्मदिन है, उसके बाद मनाकर उसको जल्दी बहुत सारे लोग हमारे साथ, इनके साथ भी, मेरे साथ भी कमी साथी आवे, भाई हमारे को कैंडिडेट उतारो, भाई हमारे को इलेक्शन लड़वाओ। पूरी है पूरी डिमांड फुल फ्लैग है डिमांड सर, उसको कवरेज करना आप लोगों ने डिमांड लेकिन एक बात और कह के मैं अपनी बात को खत्म करूँ, आपने इतना बड़ा मिर्चिल ने, लेकिन जो बाबा साहब हर पार्टी ने एक ब्रांड बना लिया है, बाबा साहब अम्बेडकर को एक ब्रांड बना लिया भाई।
बाबा साहब की फोटो दिखाओ और इनसे वोट ले लो। मैं नहीं कहूंगा कि हमारे समाज के लोगों की मूर्खता है, वो जो बाबा साहब का सपना वो लोग पूरा नहीं करते, जो बीएसपी पूरा करे, उसके कहने से फोटो दिखाने से वोट ना दो उनको, अपनी ताकत और पावर ना दो हैं। अब बीजेपी भी बाबा साहब को जय भी बोल दे, नरेंद्र मोदी भी बोल दे, क्यों बोलते हैं, लेकिन सबसे पहला नारा तो मजबूरी हो गया, उनकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी इस तरह कर देंगे, हम लोग जो खून पसीना सवेरे से लेकर शाम तक कराना, वो तो एक ही सेकंड लगे बटन दबाना हाथी के सामने वाला मान्यवर का, हमने तो बटन दबाना ही दबाना है। और चट्टान की तरह कार्यकर्ता मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और किसी प्रकार की ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना घर की चिंता, इन्हें सिर्फ के दिख रहे हैं ना तो दिल्ली का ताज और तख्त दिख रहा। भाई हमें किसी तरह दिल्ली का ताज और तख्त पे पहुंचा और हमारी सरकार बने, हम गरीब लोगों की आवाज़ बन के। मैं ये भी कहूँ एक बात, कम से कम हरियाणा में कह रहे हैं ना, एक बारी अगर 6 महीने हम बार बार कहते हैं, जहाँ जैसे ना हम नुक्कड़ सभा गांवों में करते हैं जाके, हम ये कहें साथियों एक बारी 6 महीने सरकार बना लो, फिर तो हम तो 6 महीने का फिर तो अपना आप लोग बना लेंगे, अपना आप ही सरकार कर दोगे, फिर तो अपना आप लोग ही साबित कर देंगे हमने तो बीएसपी की सरकार चाहिए। ऐसे झूठ बोलने में कि फेंकू आदमी है कि सरकार नहीं चाहिए। सुनावा आपने बताया नहीं दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे पब्लिक बताएगी, हम तो अपना एक नंबर बताएंगे जी, एक नंबर बताएंगे वो, या अपना हम क्यों बताएंगे, और पब्लिक बताएगी। जो किसान मजदूर का रोड़ा चल रहा है, किसान मजदूर कौन है, इसी देश चल रहा है, ये सरकार बनाएंगे, बीएसपी की सरकार बनाएंगे। तो जो बीजेपी है वो तो कह रहे कि जाट नॉन जाट इस तरीके की राजनीति करती है ना, तो वो तो उसका काम है। हमारा काम तो समाज जोड़ो, पार्टी जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। हमने जाति पाति की बात नहीं करते, जाति पाति की बात वो करते हैं बार बार बीजेपी क्या करती है, जैसे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन हमें तो भारत बनाना है। हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या क्या है, जो आम लोग हैं ना, जो इसके देश के अंदर दुर्भाग्य है, SC ST OBC, तो इस देश के मूल निवासी हैं लोग में, जो भारत के कहना है हिंदू में, वो बाहर से आए लोग हैं। हमें तो भारत चाहिए ना, इस पे भी अलग अलग थ्योरी है, इससे भी अलग अलग, हमें तो भारत चाहिए ना। अगर भारत रहेगा ना, इसके अंदर दलित, अति दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ना जाने कितने धर्म के लोग हैं, सभी को मान सम्मान मिलेगा। अजय को हो गया ना, तो भारत तो हिंदू राष्ट्र को हो सके तो उसके अंदर नहीं मिलेगा ना। में जैसे बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री का पद सबसे टॉप में चलाई, तो आज उनको अगर दिल्ली में जाएंगी तो सबसे टॉप शासन चलाएंगी, जो मतलब 85% या बहुजन समाज के, जो सर्वजन समाज की बात करती हैं बहन जी, तो सबको सुंदर शासन और सुंदर सब कुछ मिलेगा। जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो गरीब लोग हैं उनको सब अधिकार मिलेगा, जो कि बहन जी यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरी पे सभी लोगों को लगाए, सफाई कर्मी भी लगाई, सबसे ज़्यादा कॉलेज खोले, सबसे ज़्यादा पुलिस लाइन में लोगों को भर्ती किए हैं, सफाई कर्मी में भर्ती किए हैं। तो जो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी खड़े होने के लिए, सारी बात आपकी बात सही है, जिनके पास ज़मीनें खड़े होने के लिए नहीं थी, बहन जी जो किसी की ज़मीन नहीं, जो सरकारी संपत्ति की, जो सरकार की ज़मीनें थी, उस ज़मीन को उन्होंने पट्टा देने का काम किया। जिनके पास जो आज सरकार 5 किलो राशन दे रही है, तो बहन जी ने राशन नहीं दिए, बहन जी ने लाल राशन कार्ड किसी को नहीं दिया, बहन जी लाल पीला राशन कार्ड नहीं दिए, बहन जी ज़मीन दी, उस ज़मीन का मालिक आप बनिए। उसमें अगर जिसके पास ज़मीन रहेगी वो ज़मीन अपने उसमें अनाज पैदा कर लेगा, जिसके पास नौकरी रहेगी गुजारा चल जाएगा, सही बात चल जाएगा। लेकिन अब तो जो आज इस देश को अगर बचा सकते हैं तो केवल बहन जी बचा सकते हैं, बहन मायावती जी बचा सकते हैं। तो इस देश को सभी 85% लोगों को, चाहे वो नौकरी पे हो, चाहे मतलब बॉम्बे हो, चाहे किसी शहर में हो लोग, चाहे वो गरीब ईंटा गारा करता हो, मजदूरी करता हो, लेकिन उसको अब की बार अपना वोट देकर हाथी निशान पर देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। एक बात बताइए ना, मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, तो वो तो इंडिया गठबंधन सामने नहीं है, आप अलग से हैं, तो कैसे ये लड़ाई है? जो देखिए बहन जी, इस देश को जो अगर अकेले बाबा साहब इस देश को सुंदर संविधान दिए, तो उस समय जिस समय हमारा देश गुलाम था, तो आज उसी तरह ठीक हमारा देश गुलाम हो चुका है। अगर बहन जी इस देश को संभाल सकते हैं तो अकेले भी संभाल लेंगे। जब 85% के लोग जिस दिन जाग जाएंगे, उनको अपने वोट का अधिकार पता चल जाएगा, तो वो इस समय बहन जी अकेली नहीं है, 85% उनके साथ है और सर्वजन समाज के लोग उनके साथ हैं। 15% कौन छोड़ दिया आपने?
देखिए मैं 85 की बात की, मैं 15 की बात नहीं किया। बड़े बड़े पूंजीपति जी, लोग हैं ना, उनको मैं 85 की बात की हूँ कि अगर 85 सभी लोग जाग जाएंगे, उनके पास दिमाग आ जाएगा कि हमारा वोट कहाँ हमें देना है, तो वो अपना वोट बहन जी को देकर इस देश को बचा सकती हैं। ठीक जय भीम नमोदय। ठीक है, बढ़िया, थैंक तो यू। ये बसपा के साथी थे और इनका कहना है कि अब की बार और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और उसके नतीजे भी इनके हक में आएंगे। इसके लिए हमें चुनाव का इंतज़ार करना पड़ेगा और उनके नतीजों का। धन्यवाद।